हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग गॉस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं एनी सरफेस, किसी भी सरफेस के बेस्ड पे। इसको चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 15वां पार्ट है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझिए कि अभी हम लोग मिडिल में चल रहे हैं, मध्य में चल रहे हैं। यानी अप्रॉक्स 15 से 16 पार्ट्स और आएगा। इस चीज़ को देखते हुए, सिलेबस को देखते हुए, यदि हम एवरीडे ऐसे वीडियो बनाएं 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, तो मुझे आशा नहीं है कि हम लोग अपने मंजिल को खूब अच्छा तरीक़ा से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को एक काम करना होगा, जो कि हम पहले आप लोगों को बता चुके कि वो करना ही पड़ेगा। मुझे आशा था कि बिना किए हुए हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल दिखाई नहीं दे रही है। हम लोग अभी लाइव मिल भी नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम से यहाँ पे ये हो जा रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम एक काम कर रहे हैं। यदि आप लोगों की इच्छा हो तो जो ऑप्टिक्स हम लोग उधर छोड़े हुए हैं, उस ऑप्टिक्स को और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दोनों एक साथ में ही लेकर के चलते हैं। पॉसिबल है, यदि पहले लग रहा था मुझे कि पॉसिबल नहीं है दोनों एक साथ चलना, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम्स होती है। बहुत सारे बच्चे गांव में हैं जहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम्स होती है। बहुत सारे बच्चे की मैसेज भी आया कि सर नेटवर्क नहीं चल रहा। सही में बहुत बच्चे की मैसेज आया, लगभग 20-30 बच्चे की मैसेज आया कि सर यहाँ पे नेटवर्क की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो वो मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले लगभग 4 या 5 डेज बिफोर हम न्यूज़ देख रहे थे। तो मध्य प्रदेश में कोई एक जगह है, शहर, उस शहर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक गांव, उस गांव का एक पर्सन, एक आदमी कोलकाता में एक कोचिंग खोल के पढ़ाते थे। और वो घर पे आए कुछ दिन की छुट्टी लेकर, जिसके बाद लॉकडाउन हो गया और वहीं पे रह गए। और वहाँ पे भी ये कोई स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी में बता रहा हूँ। यदि पढ़ने और पढ़ाने की जुनून हो तो, है ना, पढ़ने और पढ़ाने का जुनून हो तो बंदा, वो आदमी जिस गांव में रहता है या रहते हैं, उस गांव में भी नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम्स है। तो आदमी क्या करते हैं कि अपने गांव से कुछ दूर पर एक नीम का पेड़ है, उसको पढ़ाने की ऐसी जुनून है, उसको पढ़ाने की ऐसी एक मतलब जो है ना, भूत सवार है उसके ऊपर, कि उस नीम के पेड़ के सबसे ऊपर वाली डाली पर बैठ करके, और नेटवर्क वहाँ पे उसको मिलता था या मिलता है, जिससे वहाँ से बैठ करके वो बच्चे को स्टडी कराता है, बच्चे को लाइव क्लास दे रहा है या ऑनलाइन क्लास दे रहा है। तो आदमी के अंदर जुनून है, उस जुनून के बेस पे, उस जुनून के आधार पे ही वह वर्क कर रहा है। तो ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग भी चाहे, यदि ये एक प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं बनी है जिसका सोल्यूशन नहीं हुआ है। दुनिया में हर एक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हुआ है। तो इसका भी सोल्यूशन होगा, इसका भी सोल्यूशन होगा।
लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा वर्क करेंगे। लगभग 30% ही ऐसे बच्चे हैं जिनके गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम्स है, तो अपने घर के छत पे मतलब जो है ना अपने दरवाजे पे बाहर निकल करके या दरवाजे से थोड़ा सा बाहर जा करके बिना किसी के संपर्क में आए हुए एक दूसरे से कांटेक्ट करके पढ़ाई करेंगे। तो वह हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ने चल रहे हैं। क्या आप लोग को याद है गॉस थ्योरम? यदि आप लोग को गॉस थ्योरम याद है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को हम पहले भी बता चुके थे बुआ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ना भूले वही बेहतर है। इसको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। गॉस थ्योरम को आपको हमेशा याद रखने की आवश्यकता है। गॉस थ्योरम यानी वह गॉस का प्रमेय है। आखिर इसको गॉस थ्योरम ही क्यों कहा जाता है? यानी कहीं कहीं पे आप लोग गॉस लॉ भी देखेंगे। गॉस लॉ भी देखेंगे। यानी लॉ और थ्योरम में क्या अंतर है? लॉ को थ्योरम कहा जा सकता है या नहीं, थ्योरम को लॉ कहा जा सकता है या नहीं, ये बहुत बड़ी इशू होती है बच्चे के सामने या सबके सामने। बहुत सारे बच्चे थ्योरम और लॉ में डिफरेंस नहीं देख पाते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे थ्योरम और लॉ को एक ही तरह मानते हैं, लेकिन नहीं बुआ, थ्योरम और लॉ में एक छोटा सा डिफरेंस है। ये छोटा सा डिफरेंस काफी मतलब जो है ना इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे कि आप लोग देखते बुआ कि एक सुई और एक धागा में कैसा रिलेशन होता है, बहुत छोटा सा रिलेशन होता है। यानी सुई के बिना धागा का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है और धागा के बिना सुई का कोई इम्पोर्टेंस नहीं। उसी प्रकार थ्योरम और लॉ में भी एक छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा अंतर। यानी थ्योरम क्या होता है, लॉ क्या होता है, किस केस में थ्योरम बन जाएगा, किस केस में लॉ कहे। यदि हम किसी बात को कहे, जैसे न्यूटन साहब बोले हुए थे कि दो वस्तुओं के बीच हमेशा बल लगता है, किसी भी दो वस्तुओं के बीच हमेशा बल लगता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। कूलम साहब बताए, चार्ल्स ऑस्टिन डी कूलम 1885 में, कि दो आवेशों के बीच में बल लगता है, वह बल आपको अट्रैक्शन का हो सकता है या रिपल्सन का हो सकता है, जिससे कूलम्स का लॉ कहा गया। कूलम का थ्योरी उसको नहीं कहेंगे, कूलम्स का लॉ कहेंगे, उसे कूलम्स लॉ कहेंगे, कूलम का नियम। जो किसी ने स्टेटमेंट दे दिया, जो किसी ने स्टेटमेंट दे दिया और उस स्टेटमेंट को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, उस स्टेटमेंट को पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लॉ। लेकिन उसी स्टेटमेंट से यदि कोई दूसरा चीज़ डिराइव होता है, यदि उसी लॉ से यदि दूसरा कुछ थ्योरी डिराइव होता है, उस थ्योरी को क्या कहा गया हुआ, थ्योरम। उस थ्योरी को ही क्या कहा गया, थ्योरम। तो ये बात याद रखेंगे, लॉ और थ्योरम को आप लोग सेम नज़रिया से नहीं देखेंगे। बहुत सारे बच्चे लॉ और थ्योरम को सेम नज़रिया से देखते हैं, लेकिन लॉ और थ्योरम को सेम नज़रिया से आप लोग नहीं देखेंगे। थ्योरम कहने का मतलब किसी के स्टेटमेंट से चुराया गया थ्योरी को ही थ्योरम कहा जाता है। अब बोलिएगा सर गॉस साहब कहाँ किसी के स्टेटमेंट से चुराए हुए थे, देखे होंगे आप लोग। यानी गॉस के थ्योरम से ही कूलम का लॉ से डिराइव हुआ, या कूलम के लॉ से गॉस का थ्योरम डिराइव हुआ है। देख रहे होंगे आप लोग, कूलम के नियम से गॉस का थ्योरम पता है वो किए हैं, यानी कूलम के नियम से ही गॉस का थ्योरम वो डिराइव किए गॉस साहब, इसलिए इसको गॉस थ्योरम कहा जाता है। और डायरेक्ट कभी कभी ऐसे ही बोल देता है गॉस लॉ, लेकिन गॉस लॉ उतना अवेलेबल नहीं है जितना कि गॉस थ्योरम। तो हम लोग अब बात करते हैं आज गॉस थ्योरम में। किसी भी सरफेस के लिए यदि मतलब जो है ना
गॉस थ्योरम प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव करेंगे, तो वो चलिए टाइम को देखते हुए पहले प्रूव कर देते हैं, फिर आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए बाय। हाँ, तो वो इसको प्रूव करने चल रहे हैं। प्रूफ गॉस थ्योरम देखिए वो है, एक क्लोज्ड सरफेस है जिसका क्षेत्रफल एस आकार में यानी एस क्षेत्रफल वाला एक सरफेस है, एस है, ठीक है। वो उसमें एक पॉइंट ओ है, एक पॉइंट ओ है जिस पर चार्ज प्लस क्यू है, जिस पर चार्ज क्या है वो प्लस क्यू है, ओके। और क्यू से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिसका क्षेत्रफल यानी छोटा क्षेत्रफल, देखिए वो इस बिंदु पर एकदम छोटा से छोटा क्षेत्रफल जो है वह क्या है वो डी ए, छोटा से छोटा क्षेत्रफल क्या है वो डी ए, यानी आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इस पी क्या एक छोटा सा बिंदु है, तो उस छोटा सा बिंदु पर किसी भी सरफेस पर एक बिंदु लेते हैं, उसके चारों तरफ एक क्षेत्र जरूर होगी, छोटा सा क्षेत्र होगी, क्योंकि बहुत छोटा चार्ज है, पॉइंट चार्ज, तो उसका क्षेत्रफल जो है वह डी ए है। तो उसी चीज़ को लिखा गया, कंसिडर ए क्लोज्ड सरफेस एस, माना कि एक क्लोज्ड सरफेस एस है इन विच यानी जिसमें ए पॉइंट चार्ज क्यू ऑन द पॉइंट ओ, यानी एक बिंदु आवेश क्यू ओ बिंदु पर आवेश है। द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी, ओ और पी के बीच की जो दूरी है वह क्या है, वह यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो दूरी है वह आर, यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो दूरी है वह क्या हुआ आर है। समझ में आ रही बात। अब यहाँ से इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले फार्मूला जरूरी है हम लोगों के लिए, यानी वो फाइव बराबर हम लिखेंगे वी नो, वी नो हम लोग जानते हैं वो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है ना वो, यानी डी फाई इज इक्वल टू छोटा सा टी के लिए, एकदम छोटा सा फ्लक्स के लिए, जब छोटा फ्लक्स हो डेट मीन्स उस सरफेस की एरिया जो है ना वो काफ़ी छोटा है। समझे ना बात, यानी वो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखने वाली बात है, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे यदि फ्लक्स छोटा है डेट मीन्स जब फ्लक्स छोटा होगा तो उसका एरिया भी छोटा ही होगा। ये बात समझने की नहीं, ये बात याद करने की है। यदि फ्लक्स छोटा, देखिए वो हम क्या बताए थे, यानी किसी बंद तल से गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स, यदि तल छोटा होगा तो फ्लक्स छोटा होगा कि ज़्यादा होगा, फ्लक्स छोटा होगा। यदि फ्लक्स छोटा है, फ्लक्स छोटा पास हो रहा, फ्लक्स छोटा प्राप्त हो रहा है, डेट मीन्स आप एक गेस कर लेंगे, आप मेमोराइज कर लेंगे, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो एरिया है सरफेस की, जो एरिया है वह एरिया काफ़ी छोटा है, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज के लिए हम छोटा डी का यूज करते हैं, डिफ्रेंशिएट का यूज करते हैं, डी का, इसलिए डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं वो। अब वो देखिए डी फाई इज इक्वल टू, तो ठीक है बहुत अच्छी बात है, डी फाई इज इक्वल टू, अब वो डी फाई इज इक्वल टू ई है, ई का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है ना वो। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि डी फाई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, ई के जगह पर, और ए डी ए कॉस थीटा रहने दीजिएगा, डी ए कॉस थीटा को रहने दिया जाएगा। तो वो डी ए कॉस थीटा जो है, आपको इसको मैं चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वो 1/4πε0 1/डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 1 इंटू क्यू डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। वो याद कीजिए एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम लोग बहुत सा, जब छोटा क्षेत्रफल छोटा हो, एरिया का रेडियस छोटा, मतलब रेडियस छोटा हो, डेट मीन्स एंगुलर जो वेलोसिटी आएंगे नहीं ओमेगा आएगा वो भी छोटा आएगा, यानी डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर के जगह पे डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर के जगह पे
डी ओमेगा आप लिख सकते हो। कहीं पर भी दिखाई दे डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, उसके प्लेसेज पे डी ओमेगा आप लोग लिख देंगे। तो बुआ देखिए, तो यहाँ पे बोर्ड को हम साफ करते हैं। क्या है वो देखिए, तो यहाँ पे डी फाई इज इक्वल टू 1/4π0 इंटू क्यू इंटू, देखिए तो वो यहाँ पे ध्यान देखिएगा, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर है, तो डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर की जगह पे डी ओमेगा रख सकते हैं बुआ, आराम से रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। डी ओमेगा आप लोग रख सकते हैं। बुआ याद कीजिए, डी ओमेगा कहने का मतलब क्या हो गया, स्टेरेडियन की बात आ जा रही है। यानी डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 4π। जाकर के इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पहले हम पढ़ाए हैं जो कंसेप्ट, उसको आप जाकर के देखिएगा। डी ओमेगा इज इक्वल टू 4π आ रहा था, यानी डी ओमेगा इज इक्वल टू 4π आ रहा था। यदि आर जो है ना 1 हो जाए, उस केस में आर यदि 1 हो जाता है, उस केस में डी ओमेगा इज इक्वल टू 4π आ रहा था। जाकर के आप लोग देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा बुआ, डी फाई इज इक्वल टू 1/4π0 इंटू क्यू इंटू 4π, डी ओमेगा इज इक्वल टू 4π। अब बुआ 4π से 4π कैंसिल, सो डी फाई इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यानी डी फाई कहने का मतलब क्या हो गया, फाई हो गया, फाई इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड गॉस थ्योरम, यानी यही है गॉस इक्वेशन। इट इज कॉल्ड गॉस इक्वेशन, यही है गॉस इक्वेशन। इसी चीज़ को गॉस साहब बताए हुए थे, किसी भी बंद तल से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और ये हम लोग उस दिन कल है, यानी इसके बिफोर क्लास में, बिफोर मतलब जो है ना, आपको यूट्यूब वीडियो मतलब वीडियो में हम लोग देखे हुए थे कि स्फेरिकल सिमेट्रिकल स्फेरिकल जो सरफेस होगा उससे कुल मतलब जो है ना गॉस का थ्योरम कैसे प्रूव होगा। और आज हम लोग देखिए किसी भी मतलब जो है ना सरफेस के लिए गॉस का थ्योरम कैसे डिराइव किया जाता है। तो आज हम लोग देखें कि गॉस थ्योरम को कैसे डिराइव किया जाता है, वो एनी सरफेस। ठीक है बुआ, तो हम लोग फिर आगे देखते हैं, हम समय दे रहे हैं, इसको कवर कीजिए जल्दी। हाँ, तो वो देखिए इसमें अब हम लोग आगे देख रहे हैं, यदि आवेश बंद पृष्ठ से बाहर, यदि आवेश बंद पृष्ठ से बाहर हो तो उस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स 0 होता। देखिए वो इस चीज़ को लिख देते हैं आप लोग, यदि आवेश बंद पृष्ठ से, यदि आवेश बंद पृष्ठ से बाहर हो तो, यदि आवेश बंद पृष्ठ से बाहर हो तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स शून्य, कुल विद्युतीय फ्लक्स शून्य होता है, शून्य होता है। ये वो क्वेश्चंस आपको एक बार नीट में पूछा जा चुका है, एक बार नीट में पूछा जा चुका है। यदि कोई भी आवेश बंद पृष्ठ से बाहर, बंद पृष्ठ से बाहर, तो उससे गुजरने वाले कुल आवेश जो है ना, कुल विद्युतीय फ्लक्स 0 होगा। एक कैसे बुआ, मैंने आपको या गॉस साहब क्या बताए हुए थे, गॉस साहब बताए हुए थे कि किसी बंद तल से
गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यदि बंद तल है आवेश तल से बाहर है, डेट मीन्स वह बंद तल जो है ना उसमें आवेश 0 है। यानी वह क्या है, देखिए तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0 गुना, यानी 1/ε0 वैल्यू बताए हुए थे। कौन बताया हुआ था वह, तो आपको नहीं दिखाई दे रहा, क्यू इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0, यानी ये बताए हुए थे गॉस। अब यदि तल बंद हो उससे बाहर आवेश प्रेजेंट, डेट मीन्स उससे गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स 0 होगा, यानी चार्ज 0, यानी फाई इज इक्वल टू 0 इंटू 1/ε0, यानी फाई इज इक्वल टू 0, यानी कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा वह 0 होगा। तो ये बात याद रखेंगे कि यदि आवेश बंद पृष्ठ से बाहर, यदि आवेश जो पृष्ठ है क्लोज्ड सरफेस है उससे बाहर हो तो उससे गुजरने वाले जितने विद्युतीय फ्लक्स होता है सबके सब 0 होता है। इफ़, इसका इंग्लिश भी लिख सकते हो ताकि आप लोगों को मतलब समझने में परेशानी ना हो। इफ़ चार्ज प्रेजेंट इन outside of closed surface, then closed surface, then passing through the total electric flux in the surface be 0, यानी वो किसी बंद लिखा गया इफ चार्ज प्रेजेंट इन आउटसाइड ऑफ क्लोज्ड सरफेस, यदि आवेश बंद तल से बाहर स्थित हो, देन तब पासिंग थ्रू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तब उससे गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा बुआ, कुल विद्युतीय फ्लक्स 0 होगा, कुल विद्युतीय फ्लक्स 0 होता है। ठीक है बुआ, इसके लिए फिगर्स कैसे बनाई जाती है ध्यान देंगे बुआ थोड़ा सा फिगर्स की तरफ, क्योंकि फिगर्स भी इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए। यानी देखिएगा बुआ, ये एक क्लोज्ड सरफेस होगा, ये एक क्लोज्ड सरफेस हो गया, यहाँ पे एक चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या हुआ एक चार्ज प्रेजेंट। अब एक चार्ज से आपको यदि देखा जाए ये विद्युतीय क्षेत्र हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और इसका ये एरिया हो गया। अब चार्ज इसमें प्रेजेंट नहीं है तो एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है। अब इसके लिए कोई भी विद्युतीय फ्लक्स होगा उसका वैल्यू क्या होगा बुआ 0 होगा। तो ये बात आप लोग नया चीज़ नहीं सीखे, पुराने चीज़ ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा दूसरा तरीका से समझ सीख लिए। यानी किसी भी यदि कोई आवेश बंद तल से बाहर हो तो कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। रिमेंबर कर जाएंगे, याद कर जाएंगे। यदि कोई भी चार्ज बंद तल से बाहर हो तो कुल विद्युतीय फ्लक्स 0 होगा। ठीक है वो, फिर हम मिलते हैं। हाँ तो वो देखिए सम इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर गॉस थ्योरम, यानी गॉस के प्रमेय के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, यानी गॉस का नियम के क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होती है वही बात हम लोग देखें। सबसे पहले गॉस का नियम हमेशा बंद पृष्ठ के लिए ही अवेलेबल है, बंद पृष्ठ के लिए ही सत्य है। क्लोज्ड सरफेस के लिए ही गॉस का नियम हम लोग लगा सकते हैं, ओपन सरफेस के लिए गॉस के नियम के लिए कोई उचित नहीं है, कोई मतलब उसका प्रूफ नहीं है ना। तो यानी पहला जो इम्पोर्टेंस है वह है दिस लॉ इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस, यानी यह नियम केवल बंद तल के लिए सत्य है, यह नियम जो है ना केवल बंद तल के लिए सत्य है। दूसरा वो है द कलेक्शन ऑफ सरफेस फॉर गॉस लॉ इट्स सरफेस इज कॉल्ड गॉस सरफेस, यानी गॉस के नियम के लिए एक सतह का चयन किया जाता है, एक पृष्ठ का चयन किया जाता है जिसे गॉसीय पृष्ठ कहा जाता है या गॉसियन सरफेस कहा जाता है। यानी गॉस के नियम यदि लगाना हो ना तो उसके लिए एक
उचित प्रकार की सरफेस चाहिए, एक उचित प्रकार की सतह चाहिए जिसे गॉस सरफेस कहा जाता है या गॉसियन सरफेस कहा जाता है, जिसे गॉस का पृष्ठ कहा जाता है। उसके बाद है वो थर्ड नंबर में, लास्ट नंबर में इंपॉर्टेंस, इसे तीन ही इंपॉर्टेंस आप लोगों को याद रखना पड़ता है, इसकी आवश्यकता पड़ जाती है और कभी कभी एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। तीसरा है गॉस थ्योरम एंड मतलब जो है ना एंड इनवर्स स्क्वायर रूल ऑफ कूलम्ब इज इक्वल टू ईच अदर, यानी गॉस का नियम, गॉस का प्रमेय तथा कूलम्ब के व्युत्क्रम वर्ग नियम, कूलम्ब के व्युत्क्रम वर्ग नियम आप लोग पढ़े होंगे, कूलम्ब का नियम ही पढ़े होंगे और कूलम्ब के व्युत्क्रम वर्ग का नियम ही पढ़े होंगे। कूलम्ब के व्युत्क्रम वर्ग का नियम एक दूसरे के इक्वल होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो वह हम लोग टोटली मिला करके ये तीन इम्पोर्टेंट देखे गॉस थ्योरम को लेकर के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो आप लोगों से मेरा मतलब जो है ना काइंडली रिक्वेस्ट है कि इसको अपने नोटबुक में लिख करके और याद करेंगे, ये आपको मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये 3 नंबर का बहुत बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि कोई 2 या 3 इम्पोर्टेंट नोट्स बताइए फॉर गॉस थ्योरम के लिए। तो बस आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको अपने नोटबुक में कवर कर लेंगे। ऐसे हम PDF भेजे हुए थे, उसमें भी ये चीज़ें नहीं दी गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मतलब जो है स्क्रीन स्टॉप करके इसको लिख लें, ठीक है बुआ। अब हम लोग किसी अलग सरफेस के लिए गॉसियन थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, उसमें किस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, किस तरह विद्युतीय फ्लक्स होती है, एक मतलब जो है अनंत प्रकार की लंबाई की तारें होगी उसमें किस प्रकार की इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, यदि एक रेक्टेंगुलर चादर होगा, सीट होगा, उसमें किस प्रकार की इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, यदि कनकेव या कन्वेक्स सरफेस होंगे उसमें किस प्रकार की इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उसी की जानकारी अभी हम लोग तुरंत लेंगे, ठीक है बुआ। पहले इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। हाँ तो बुआ देखिए आप लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, यानी रेखीय आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र, या इसको हम लोग और बड़ा तरीके से बोले तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर, यानी एक बहुत लंबा जो है ना एक ट्यूब है, नली है या एक रड है जिस पर चार्ज प्रेजेंट है, ऊपर से लेकर के नीचे तक चार्ज प्रेजेंट है। अब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जैसे हम बताए हुए थे कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की ओर होगा, निगेटिव चार्ज होंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होगा। बट यहाँ पे एक पूरे लंबा देखिए, यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट है, यहाँ से बड़ा लंबा रेखीय आवेश है, इसके कारण जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है यही निकालना है। तब वह रेखीय आवेश को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से रिप्रेजेंट करते, याद रखिएगा बुआ, ये आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते बुआ, लेमडा से रिप्रेजेंट करते, लेमडा से। किसी भी आवे मतलब जो ना यदि लेंथ वाला कंडक्टर दिया हो, इन्फिनिटी लेंथ वाला कंडक्टर दिया हो और उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना हो तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू बटा एल होता है, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बटा एल होता है। यदि यहाँ से एल का वैल्यू निकालना हो या क्यू का वैल्यू निकालना हो तो क्यू बराबर लेमडा एल हो जाएगा, क्यू बराबर लेमडा एल हो जाएगा। यदि यहाँ तक आपको समझ में आ रही तो कहीं से भी कोई बुराई वाली बातें नहीं होगी, आपको पक्का समझ में आएगा। देखिए वो आपको समझने की आवश्यकता है, ये चीज़ तो याद कर लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला ही होता है क्यू बटा एल, यानी क्यू जो है ना ए लेमडा है वह लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, रैखिक आवेश घनत्व है। एक क्यू जो है ना वह उस पर प्रेजेंट चार्ज है और एल जो है ना वो लेंथ
ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी कंडक्टर का वो लेंथ है, कंडक्टर का क्या है वो लेंथ है, कंडक्टर का क्या है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी कंडक्टर का वो लेंथ ऑफ कंडक्टर, एल जो है वह लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। वो क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ए लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल हो गया, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब वो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एकदम छोटे हैं, मतलब जो ना क्षेत्रफल के लिए छोटा क्षेत्रफल देखिए, तो यानी फॉर डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनीशन से, यानी फॉर मतलब डिफिनीशन के लिए या फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनीशन से देखने की जरूरत है हमको। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनीशन फाई ई इज इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई या फाई भी लिख सकते हैं, उससे कोई बुराई वाली बात नहीं है। फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है वो कि है डाउट, देखिए वो फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ तक यदि कोई प्रॉब्लम्स हो तो हम लोग बोलेंगे, नहीं भी होना चाहिए, ठीक है ना वो। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये आ जा रही है आपको कि देखने वाली बात ये आ जा रही है आपको कि फाई इक्वल टू तो ई डी ए कोस थीटा हो गया। अब यहाँ पे एंगल की बात कीजिए, एंगल का, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इसका एरिया भी है, एरिया का भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है। तो दोनों के दोनों डायरेक्शन जब सेम हो डैट मीन्स थीटा जीरो हो जाता है, यानी थीटा इज इक्वल टू जीरो बिकॉज बोथ डायरेक्शन आर सेम, बोथ में आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ठीक है वो। अब यहाँ पे फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए, फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए, फाई इज इक्वल टू ई डी ए, इसको फर्स्ट इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं, ठीक है वो। एक और डिफिनीशन से ही हम फाई का फार्मूला देखते आ रहे हैं, डिफिनीशन से ही फाई का एक फार्मूला देखते आ रहे हैं, तो उसको हम बता रहे हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, इसको बोर्ड को साफ करके, यानी वो फाई का जो फार्मूला हम लोग देखते आ रहे हैं वो फार्मूला है क्या, इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। वो फार्मूला है फाई ई इज इक्वल टू क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट, देखें ना वो गॉस थ्योरम से फाई इज इक्वल टू क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट, यानी वो फाई ई इज इक्वल टू क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट, फाई ई बराबर क्यू इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे वो क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल आया हुआ था, तो क्यू के जगह पे लेमडा एल बटा इप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन आप मान लो, ठीक है वो कोई डाउट नहीं है। यानी ये तो हम लोग गॉस थ्योरम से पढ़े ना, देखिए तो वो दोनों के LHS को यदि हम लोग सेम करते हैं, दोनों के LHS को सेम करते हैं तो RHS भी इक्वल हो जाता है। देखिए दोनों एक्सप्रेशन का LHS सेम है तो डैट मीन्स RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो अब हम लोग समय पे पहुंच चुके हैं, हम लोग अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं, यानी वो देखने की जरूरत है फाई इज इक्वल टू डेल एल अपॉन ई नॉट और फाई इज इक्वल टू ए डी ए, तो वो यहाँ पे ई डी ए इज इक्वल टू डेल एल बटा इप्सिलॉन नॉट। वो देखिए यहाँ पे डी ए कहने का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट से जो सिलेंडर था उसका एरिया, तो वो 2 पाई आर एल होता है ना, वो फॉर्मूला क्या होता है उसका 2 पाई आर एल होता है, यानी ई इंटू 2 पाई आर एल टू पाई एल लेमडा एल अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ठीक है बुआ, समझ में आई ना बात। हाँ चलिए, तब वो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू एल लेमडा बटा इप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 पाई आर, 1/2 पाई आर, 1/2 पाई आर। कोई दिक्कत हुआ इसमें?
E इज इक्वल टू लेमडा बटा एप्सिलॉन नॉट 1/2πr 1/2πr। अब यहाँ पे हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं बुआ, E इज इक्वल टू 1/2πr एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाई 1 हो सकता है ना वो, 1/2πr इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो सकता है यहाँ पे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, है वो डाउट। यानी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया लेमडा बटा 2πr एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। जो लेमडा है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो, 2πr देख रहे हैं वो एप्सिलॉन नॉट है, यानी r जो है ना वो रेडियस है उसका, सिलेंड्रिकल पार्ट्स का रेडियस है, और ए एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, 2π कांस्टेंट है, ठीक है वो। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होगा। इससे हम लोग इसका एक और न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, एक और इसका पैटर्न देखने वाले हैं, पहले इसको कवर कीजिए आप लोग। या वो हम लोग इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको चाहे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखने का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपॉन आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज, यानी रेखीय आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही फॉर्मूला हो गया। अब वो इस पर एक न्यूमेरिकल बनवाएंगे आपसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है वो। देखिए हाँ, तो वो देखिए एक न्यूमेरिकल आपके पास प्रेजेंट है कि यदि 4 मिलीमीटर व्यास वाले एक चालक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 3.2 न्यूटन नैनोकूलम आवेश हो तो अत्यंत निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें। यानी इफ द डायमीटर ऑफ ए कंडक्टर इज 4 मिलीमीटर एंड इट्स हैव 3.2 नैनोकूलम चार्ज पर मीटर, द फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ नियरर पॉइंट एट ए नियरर स्पेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको सोल्व करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये देखना होगा इसका रेडियस कितना है, यानी डायमीटर यदि 4 मिलीमीटर है बुआ, डायमीटर 4 मिलीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा बुआ, 2 मिलीमीटर हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा बुआ, 2 मिलीमीटर हो जाएगा। यदि रेडियस 2 मिलीमीटर है डैट मीन्स कहने का मतलब हो गया, कहने का मतलब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो r इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ मीटर r हो गया वो, ठीक है। अब बात करूँ मैं चार्ज की, बात करूँ आवेश की, तो 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम पर मीटर है, यानी इसका मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है, वह कितना दिया हुआ, वह 3.2 न्यूटन कूलम। 1 मीटर की लंबाई पे कितना आवेश है वो, 3.2 नैनो कूलम, यानी लेमडा दिया हुआ 3.2 नैनो कूलम में 10⁻⁹ कूलम पर मीटर, यानी मतलब जो है ना कूलम मीटर हो जाएगा, ठीक है वो। ये लेमडा हो गया, ये आर हो गया। अब हमको इसका फार्मूला डिराइव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका फार्मूला क्या होता है वो, 1/2π इंटू लेमडा बाई आर, ठीक है वो। देखिए यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, 1/2π के जगह पे चाहे तो एक काम करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 लेमडा लगा के
यहाँ पे चाहे तो 1/4πε0 रख देंगे। अब बोलिएगा सर इसका रखने से क्या फ़ायदा होगा, तो याद कीजिए 1/4πε0 का वैल्यू आप लोगों को बताई गई है, इसलिए 1/4πε0 रख दे रहे हैं, इससे कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। तो वो E = 9 × 10⁹ 1/4πε0 का वैल्यू होता है, इंटू 2 L कहने का मतलब क्या हो गया, 3.2 × 10⁻⁻9 अपॉन R कहने का मतलब हो गया वो 2 × 10⁻⁻3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वो आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को, वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 3.2 होगा, तो 9 × 3.2 होगा तो क्या हो जाएगा, वो 9 2 = 18 का 8 कैरी 1 और 9 3 = 27 128.8 10⁻+9 है, 10⁻−9 है, कैंसिल हो जाएगा, 10⁻+9 है, 10⁻−9 है, कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻−3 ऊपर एंड 10⁻3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया बात कि बाउंस मार दिया, तो कोई बड़ा चीज़ें नहीं है। तब वो एक डेसिमल इधर आ जाएगा, जैसे 8 डेसिमल उधर होता है ना तो ऊपर एक 0 बढ़ जाता है, यानी 2.88 × 10⁻4 यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, उसमें आपका वोल्ट पर मीटर भी होता है, यानी वोल्ट पर मीटर, ये पोटेंशियल डिफरेंस में बताएंगे, वोल्ट पर मीटर समझिएगा। वो 2.88 × 10⁻4 या 2.9 × 10⁻4 लिख सकते हैं, ठीक है। वो चलिए हम लोग अब इसके आगे एक प्लेट होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे। इससे पहले इसको आप लोग देख लीजिए, कंप्लीट कीजिए।